गुड इवनिंग। बैठे। तो इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम्स से शुरू करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। पीटी हो जाएगा, फिर मेंस में प्रवेश करेंगे आराम से। और सभी लोग इंटरेस्टेड है ना, मतलब एवरीबडी सिटिंग इन दिस क्लास। आप इंग्लिश मीडियम में हैं? तो यू विल बी ज्वाइनिंग इंग्लिश मीडियम, नॉट इन हिंदी। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो प्रीलिम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है ना इकोनॉमिक्स का। अगर आप इस बार में थोड़े कम सवाल आए थे, मतलब लगभग 12 के आसपास क्वेश्चंस आए थे, 12-13। लेकिन हमारे यहाँ जो क्लास कंटेंट है, हम जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं, और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ हुआ था, मतलब 9 से 10 क्वेश्चंस दे वर डायरेक्टली फ्रॉम आवर क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज। मतलब इतनी अच्छी एक्यूरेसी हम लोगों की रही, मतलब 12 में से इतना तक हम लोग पहुँच गए। और ये हर साल मतलब इसी तरह का रहता है। और जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेशन ही हम फॉलो करते हैं। तो ये कोई भी आपकी पढ़ाई है वो परीक्षा उपयोगी या परीक्षा को टारगेट करने वाली होनी चाहिए। आप कुछ भी तरह का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उससे नहीं मतलब होता है। बेसिक होता है, लेकिन बेसिक को भी आप कैसे पढ़ें कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप चलें। जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस है ये सिलेबस है जो मैं अभी लिख नहीं रहा, मतलब कि सिलेबस क्या है उसका डिस्कशन तो हम आगे करेंगे। तो व्हाट इज योर फर्स्ट टास्क कि आपको पहले सिलेबस को पकड़ना है, जो मूल है, मतलब जिसको आप जड़ कह सकते हो, उसको पकड़ना है पहले। तो जब आपका सिलेबस पे आप ट्रेवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो उसी में एक तो सिलेबस को लेकर बेसिक्स आता है, और कुछ दूसरी चीज़ें भी आती है। तो वो इस मार्ग के अलावा होते हैं, जैसे कि जैसे आप जा रहे हो, तो आप जब पढ़ते हो इसको तो कभी कभी इसका संदर्भ आ गया, मतलब ए का संदर्भ आ गया, बी का संदर्भ आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया, ई का आ गया, एफ का आ गया। ये जो संदर्भ आते हैं तो उस समय आप सिलेबस के साथ इसको समझ लें कि ए का मतलब क्या है। इससे आपको नहीं मालूम चलेगा कि आपको ए पढ़ना है कि बी पढ़ना है कि सी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स तो एक सागर की तरह है, तो आप उसमें कितना पढ़ाई कर लोगे। आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लोगे तब भी जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी को टारगेट कर पाओ। तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए हर किसी आदमी के लिए? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए कि वो सिलेबस को पकड़े, राइट? सिलेबस को देखें। अब मान लीजिए सिलेबस को पढ़ने के दौरान आप जीडीपी पढ़ रहे हो। अब जीडीपी जब आप पढ़ोगे तो इसका कनेक्शन वेलफेयर के साथ बनता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ बनता है। कि वेलफेयर एक वर्ड है, मतलब एक कंट्री की वेलफेयर आप, मतलब जो उसका कल्याण का स्तर है, आर्थिक कल्याण का स्तर है इकोनॉमिक्स के अंदर। जब मैं कल्याण वर्ड बोल रहा हूँ तो उसके आगे मैं आर्थिक शब्द लगा रहा हूँ विशेषण के रूप में। तो इकोनॉमिक वेलफेयर
का मतलब क्या है। अब आप ऐसे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको कभी आइडिया नहीं आएगा कि मुझे वेलफेयर वर्ड पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप कोई टॉपिक पे चलोगे तो उसका रिलेशन बनेगा, उस टॉपिक का रिलेशन बनेगा वेलफेयर के साथ। तो यहाँ क्या होता है कि फिर आप वेलफेयर का मतलब समझते हो कि अब मेरे को समझना चाहिए कि इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है। ऐसे कोई भी वर्ड कनेक्ट होता जाता है तो उसको आप उस समय पढ़ते चले जाते हो। तो इसमें एक भावना क्या रहती है कि आई एम जस्ट ऑन द सिलेबस, मतलब आई एम जस्ट ऑन द ट्रैक, मतलब मैं अपने ट्रैक पे चल रहा हूँ। हर चीज में संदर्भ चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो आपके मन में ये आएगा कि इसकी रेलेवेंस क्या है, व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, व्हाई आई एम स्टडिंग इट, लाइक इसकी प्रासंगिकता क्या है, जो आप हिंदी में बोलते हो ना, प्रसंग क्या है, क्यों मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो इस जब आपको प्रसंग नहीं मिलेगा, हर समय टीचर से तो आप नहीं पूछ पाओगे ना कि इसका प्रसंग क्या है। आपके मन में ये चलता रहेगा कि इसका प्रसंग क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसे। तो उससे क्या होगा कि आप में अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी कि यार ये कितना जरूरी है। तो उससे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप टॉपिक पे चलो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के कारण इसको पढ़ा जा रहा है। ऐसे मतलब आप विस्तार पकड़ते हो, मतलब फिलोसॉफिकली, मतलब आपको दार्शनिक रूप से इस चीज को देखना चाहिए कि हम इसको। तो मुद्दे पे लौटते हुए, है ना, और आप थोड़ा वो रहिए, मतलब फ्री रहिए। जितना फ्री रहोगे तो उतना ही गेन बढ़ेगा आप लोगों का। माइंड को बर्डन नहीं करना है। तो आई वॉज टेलिंग, मैं आपको ये कह रहा था कि आप सिलेबस पे चलते हो, आपका मेन ट्रैक ये है कि आपको सिलेबस फॉलो करना है। प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, मतलब ये तरीका सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए है ऐसा नहीं है। एनी सब्जेक्ट यू कैन यूज इट, लाइक व्हाट इज माई ट्रैक, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर ट्रैक। आपकी ट्रैक क्या है, किस पाथ पे मेरे को चलना है। मतलब भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो वो पाथ को आइडेंटिफाई करना है। उसको पकड़ने के बाद साइडवेज में जो बातें आती है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सिलेबस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये रोड जा रहा है आपका, ये सिलेबस है। एंड व्हेन यू कंप्लीट दिस सिलेबस, लाइक आप जीडीपी की भी बात करते हो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, टैक्सेस की बात करते हो, मुद्रास्फीति की बात करते हो, बैंकिंग की बात करते हो, तो वो सिलेबस का पार्ट बन रहा है। लेकिन इसको पढ़ने के दौरान इसकी जब आप रेलेवेंस पढ़ते हो कि हमें जीडीपी यानी देश में उत्पादन घरेलू सीमा में बढ़ाने पे क्यों फोकस करना चाहिए, एक कंट्री अपनी प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाए, मतलब क्यों बढ़ाना चाहिए उसे। तो उसकी जो गोल होती है, जो उसकी टारगेट होती है, वो क्या होती है, वेलफेयर, मतलब कल्याण कहेंगे इसको। और कल्याण कई तरह के होते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके आगे कौन सी बात लिख दोगे आप, आर्थिक कल्याण, है ना। तो अब ये जो कल्याण वर्ड है, तो इसका मीनिंग आपको पहले नहीं पढ़ना है, मतलब जब आप टॉपिक पढ़ते हो तब इसकी सेंस समझ में आती है। मेरी बात समझ रहे हो कि किसी भी चीज को कैसे पढ़ना है, अपने ट्रैक पे चलना है, और जब कोई चीज उससे कनेक्ट होके आती है तो उसको कवर करते जाना है, ये तरीका होता है। इसलिए मेरी टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, मतलब वाई आई, मतलब मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ सिलेबस के साथ, जिसको आप कहते हो कि मेन स्ट्रीम थिंकिंग में ले जाना, मतलब कि आप उसको बच्चे को डिप करते हो मेन चीज के अंदर, मतलब बाथ वाटर में बेबी को फेंक देते हो और फिर उसको तैराना सिखाते हो। आज आप जीरो पे हैं या आप बहुत हाई लेवल पे हैं, इट डजेंट मैटर इन माई क्लास, मतलब कि आप जीरो पे भी हैं तो आपको धीरे धीरे जो मेरी क्लासेस होंगी तो आपको एक लेवल मिल जाएगा, और वो लेवल रटने वाला नहीं होगा। और वो प्रीलिम्स का पेपर आप देख ही चुके हैं और देखते हुए आ रहे हैं, उसमें थोड़ा नॉलेज की जो वाइडनेस है, मतलब अच्छी होगी तो ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स आपके ब्रेन को भी ओपन कर देगा, मतलब अच्छा सी सेट कॉम्प्रिहेंशन
वगैरह में भी इकोनॉमिक्स के काफ़ी पैराग्राफ्स आते हैं, डायग्राम्स भी यूज होते हैं, तो वो सब चीज़ें मतलब इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये तरीका है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कल्याण है, तो कल्याण का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? जैसे आर्थिक कल्याण या कल्याण बोल रहे हैं हम, इसका मतलब होता है कि आपको अच्छा महसूस हो, मतलब फीलिंग ऑफ गुडनेस। मतलब ये हिंदी मीडियम की क्लास है, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टीच इन इंग्लिश मीडियम, लाइक हिंदी में ही करूंगा बातचीत। मतलब अच्छा महसूस होने की भावना। मैं आपको ना मतलब कोर में ले जाना चाह रहा हूँ, मतलब सीधा ही ये नहीं कि इकोनॉमिक्स को उठाया और पढ़ना, मतलब मैं कोर समझाना चाह रहा हूँ। जब आपकी ये बातें क्लियर हो जाएगी फिलोसॉफिकली, तो फिर आपको उसमें मजा आने लगेगा। तो अच्छा महसूस होने की जो बात है, मतलब आपको अच्छा महसूस हो तो आपको वेलफेयर फील होता है। मतलब टू पुट वेरी सिंपली, मतलब आपको अच्छा लगे, तो ये कल्याण है। आपके लिए वो अच्छा है कि नहीं है, दैट इज नॉट द इश्यू। वो एथिक्स में होता है। मतलब जब हम कहते हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये इनके खुद के लिए अच्छा नहीं है, तो वो टॉपिक किस में चला जाता है? एथिक्स में। अच्छा बुरे का टॉपिक एथिक्स में चला जाता है। इकोनॉमिक्स में अच्छे का मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए जो गुड्स होते हैं उनको गुड्स क्यों बोलते हैं? मतलब आपने कभी सोचा है कि हम ये वस्तुओं को क्या बोलते हैं? गुड्स। आई थिंक यू माइट नेवर हैव थॉट कि वाई गुड्स आर सो कॉल्ड, मतलब कि वस्तुएं गुड्स क्यों कहलाती है, क्यों गुड्स बोलते हैं उनको अंग्रेजी में? यही फीलिंग है गुडनेस की, जो हमें अच्छा फील कराती है, मतलब जब हम उनको कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनका नाम है गुड्स। अब इसमें कई तरह की बातें हैं। मतलब आप एक मूवी देखते हो, आपको अच्छा लगता है, वो गुड्स हो गया वो भी। मतलब इकोनॉमिक्स जो प्योर होता है उसमें सर्विस को अलग नहीं किया जाता है। मतलब आप जैसे पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्विस सेक्टर, इस तरह से जो डिवीजन 3 सेक्टर्स में करते हो, इकोनॉमिक्स माइक्रो वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो सबको गुड्स ही मानते हैं। इवन माई कोचिंग क्लास इज गुड्स। इन विच सेंस इट इज गुड? बिकॉज यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ बेटरमेंट। मतलब आप इसी मकसद से आए हो ना क्लास के अंदर कि हमारी कोई नीड पूरी होगी, हम जानेंगे, और जैसे वो आपकी नीड पूरी होने लगती है तो आपको फीलिंग क्या आता है? गुडनेस वाला। क्लियर है ना? ये बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से आपको चीजों को आगे लेके जाना है, राइट? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम सिलेबस के साथ चलेंगे और सिलेबस से कनेक्ट होके जो आता जाएगा उनको पकड़ते चले जाएंगे, और उससे हमारे नोट्स बनते चले जाएंगे क्लास के अंदर। इन माई क्लास मतलब मैं ये नहीं कि पीपीटी लेके आया। आजकल तो आप चैट जीपीटी वगैरह डीप सीक किसी से भी कुछ बना के, वो इतना आसान हो गया है कि आप उसको लगा दो और उसी को पढ़ के बोलते रहो क्लास के अंदर। इससे एक्टिव लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका है कि टीचर शुड कम इनटू द क्लास, उसको बोलना चाहिए, वो लिखाए क्लास के अंदर, नोट्स बनाए, कहाँ पर कोमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ अल्प विराम लगेगा, कोई बात आ रही है तो क्यों। इससे क्या होता है? एकाग्रता बनती है। एंड ऑफलाइन क्लासेस आर, मतलब वो ऑफलाइन ही है हमेशा, ये देखिए, क्योंकि वो रियल एक्टिव लर्निंग की तरफ लेके जाती है। तो उसमें क्या है कि आप एक डिसिप्लिन के अंदर आते हो, और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ, तो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है क्योंकि मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ। उसके बाद वापस मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस लिखवा रहा हूँ। इस तरह से एक एक्टिव प्रोसेस जो है वो हम लोग, मतलब मैं जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है मेरी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जाएंगे कैसे। मतलब सिलेबस को पकड़ते हुए अंदर एंटर करेंगे हम लोग, और क्लास नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इस तरह का हमारा ये तरीका होगा। तो सिलेबस क्या है यूपीएससी का? अगर हम सिलेबस को देखें तो खाली सिलेबस को देखने से नहीं मालूम चलता है।
तो पहले तो मैं सिलेबस पे बातचीत करता हूँ, तो आप अपना नोट्स बना सकते हो। यूपीएससी सिलेबस फॉर इंडियन इकोनॉमी। पीटी। ये जो सिलेबस अगर आप देखते हो यूपीएससी का, यूपीएससी ने जो दिया है, वो इस तरह के टॉपिक दे रखे हैं। पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम कह सकते हैं गरीबी, संपोषणीय विकास, हिंदी भी लिख रहा हूँ साथ में, डेमोग्राफिक्स, जननांकीय शास्त्र या जननांकी कह सकते हो। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कदम या पहल भी कह सकते हो। इनिशिएटिव का मतलब और एक इटसेट्रा वर्ड भी दे रखा है, आदि। तो जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। एक और इसमें रह गया है, वो मैं लिख देता हूँ, इसको हटा के इसको नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें इंक्लूजन्स, समावेश। फिर आप यहाँ पे इटसेट्रा लगा दें, आदि। राइट। तो ये आपका, अब ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो साफ लिखा हुआ है वो पार्ट यहाँ तक है, और एक पार्ट ये है जो साफ नहीं लिखा हुआ है, इटसेट्रा।
एटसेट्रा को आप अलग से मतलब कवर कर सकते हो अपने तरीके से, और बाकी को कवर कर लीजिए ऐसे। राइट। हम जैसे इस बार 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे पीटी में, लगभग 12 के आसपास। इसके पीछे आप जाते हो मतलब 26 बैकवर्ड्स जाते हो तो 1920 के अराउंड मतलब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते रहे हैं। मतलब अब गारंटी नहीं है नेक्स्ट ईयर 25 भी आ सकते हैं। यूपीएससी का कुछ हम नहीं कह सकते ना। 20 मान के चलते हैं हम ऑन एन एवरेज, कि 20 का एवरेज यूपीएससी रखती है। तो आप अनसोल्ड पेपर पीछे के देखोगे आप, क्योंकि आपको सिलेबस पेपर देख के समझ में आएगा ना, इसको देख के नहीं मालूम चलेगा। ये ठीक है यूपीएससी ने दिया हुआ है, लेकिन आपको स्ट्रेस पता लगाना है कि एम्फेसिस भार किस पे ज्यादा दे रहा है यूपीएससी, है ना। मतलब पीछे के पेपर्स में तो आपको ऐसे दिखेगा कि इसको वेट कम है, मतलब जो लिखा हुआ है उसको वेट कम है, कम पूछ रहा है उस पे। अगर 20 में से मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल इनसे कनेक्ट करूं तो वो 5 के बराबर है, और 15 इससे रिलेटेड है। मतलब जो आदि वर्ड लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब इफ यू आर फाइटिंग विद अनडिफाइंड, मतलब जो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, तो उससे लड़ना पड़ेगा अगर आपको। तो वेयर द चैलेंज लाइज, यू आर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ चुनौती है, इसको परसीव करना है, मतलब निकालना है आपको। तो टू टैकल दिस वन इज द चैलेंज इन इकोनॉमिक्स लाइक। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपरिभाषित है उससे ज्यादा पूछ रहा है, अपरिभाषित पर अधिक बल है इसमें। लिखते जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। इन्वॉल्वमेंट कैसे आएगा किसी भी चीज में सफलता के लिए उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। मोर यू आर इन्वॉल्व, मोर इज द चांस ऑफ यूर गेटिंग सक्सेस, राइट। अच्छा, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन यूपीएससी, मतलब सपना तो सभी देखते हैं लेकिन वो फेल लोग ज्यादा हो रहे हैं। वजह क्या है? कॉमर्शलाइजेशन, मतलब हर चीज के अंदर कई सारे स्टूडेंट तो चैट जीपीटी को भी बेस बना लिया, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे आप अपना माइंड कैसे लगाते हो, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। लेकिन आप अपना माइंड कम कर दे रहे हो, अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दे रहे हो, आप दूसरों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर रहे हो इसमें। टेस्ट सीरीज से लेके हर चीज में हम मार्केट की तरफ ही देख रहे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए मेंटल, इसका प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जब आप ऐसे लिखते हो, क्योंकि आपके आपने मेंटल ग्रोथ नहीं करी, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मतलब जहाँ पे आपके माइंड का डेवलपमेंट होना था। मतलब जो थॉट्स जो होते हैं ना, वो आपस में कनेक्ट होके सीक्वेंस कैसे बनती है, क्योंकि निबंध में क्या होता है कि आपको सीक्वेंस रखनी पड़ती है, उसमें डिसकनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो आप लिखते जा रहे हो तो वो कनेक्टेड वे में ही एंड होना चाहिए उसका। और जब कोई भी पाठक जो पढ़ता है वो स्टार्ट करे तो वो एंड तक चला जाए, मतलब रुके ही ना, मतलब। तो ये डेवलपमेंट कैसे होगी जब आप मोस्ट ऑफ द टास्क यू आर हैंडिंग ओवर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक। वी आर नॉट मेकिंग अवर टेस्ट पेपर, हम खुद अपना टेस्ट पेपर नहीं बनाने की सोचते कि मेरे हिसाब से क्या आएगा। हम जीडीपी की थीम पकड़ा के चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि कैन यू मेक 10 क्वेश्चंस ऑन जीडीपी, वो बना के दे दिया आपको। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज आर डूइंग व्हाट, लाइक कि उनका काम बहुत आसान हो गया। एक
आए थे मेरे पास यहाँ पर एक इंजीनियर जैसे आए थे, उन्होंने मेंस भी लिखा हुआ था, करोल बाग से आए थे। उनको पता लगा कि हमारे यहाँ मेंटरशिप भी चलता है मेंस का, एक बीच में लॉन्च किया था हमने। तो वो लोग यहाँ पे आए कि सर हमारे पास एक टूल है जिससे आप बच्चों की कॉपी को जांच सकते हो, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार आप किसी को काम करने दोगे कि नहीं, मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ कोई स्टाफ है तो क्या उसको आप बेरोजगार करना चाह रहे हो। फिर भी मेरे पास कुछ कॉपियां पड़ी हुई थी, मैंने कहा आप इससे अपने आई से जांचो इसे। उसने स्कैन किया, मैंने दोनों मीडियम्स में है हमारे यहाँ, इंग्लिश और हिंदी, दोनों कॉपियां मैंने उनको अलग अलग भाषाओं में दी, मतलब फिर और दो कॉपीज और दी उनको। अब उनका जब मैंने रिव्यू पढ़ा कि एआई क्या लिख रहा है, वो हर सवाल के अंदर लिख रहा है केस स्टडीज आपने कोट नहीं किया। केस स्टडीज जो व्यवहारिक कोई घटना होती है ना, उसके ऊपर होता है। जैसे एक बार दिल्ली में केस स्टडी हुआ कि अगर हम लोगों को गेहूं अनाज देने की जगह उनके खाते में पैसा डाल दें तो इसकी इम्पेक्ट क्या आएगी। कुछ लोग बोले कि लोग शराब पीने लग जाएंगे और चूंकि उनको कैश मिल जाएगा। तो फिर एक केस स्टडी हुई यहाँ पे, सेवा नाम के एनजीओ ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर उसे आयोजित किया। तो उसमें ये पता लगा कि ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वाइन सेल में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कैश देने के बाद उस एरिया में शराब की बिक्री नहीं बदली। शराब की बिक्री बदलने का मतलब क्या है, आप लोगों से तो नहीं पूछोगे ना कि भाई आप कितना शराब पीते हो या आपने पहले से ज्यादा पीना शुरू कर दिया, ये सवाल तो नहीं पूछा जा सकता है ना। लेकिन आप दुकानदार को पूछ सकते हो कि आपकी बिक्री बढ़ी है क्या। अगर बिक्री बढ़ी होगी तो इसका मतलब लोग ज्यादा ड्रिंक कर रहे होंगे। लेकिन रिसर्च में आया कि ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि फिश का कंजप्शन, मछली का कंजप्शन, अंडों का कंजप्शन पहले से ज्यादा हो गया। तो उस स्टडी का निष्कर्ष क्या निकला कि कैश ट्रांसफर करने से लोगों के लिए बढ़िया होता है, मतलब उससे निष्कर्ष निकला कि वो प्रोटीन ज्यादा खाने लगे। वाइन का प्रयोग नहीं चेंज हुआ, तो इसका मतलब हमें कैश ट्रांसफर क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए। मतलब जैसे नहीं होता कोई भिखारी भीख मांग रहा है, आप 100 रुपया देना चाह रहे हो, वो कह रहे 100 रुपये दे दो, लेकिन आपने कहा नहीं मैं 100 रुपये नहीं दूंगा, आपको मैं खाना खिलाऊंगा। तो कैश ट्रांसफर क्या है, मतलब खाने की जगह 100 रुपये देना है। अभिकारी आपको वादा कर रहा है कि देखो सर इस समय मेरे को भूख नहीं लग रही है, मैं 2 बजे खाना खाऊंगा, तो ये 100 रुपये मैं उसमें यूज करूंगा। राइट, एक बात बता रहा हूं। तो एक केस स्टडी हुआ, उसमें वो निकला। तो केस स्टडी समथिंग लाइक कि भाई ये व्यवहारिक रूप में हुआ है। तो उन्होंने जब कॉपियां जांची तो मैंने कहा हर जगह केस स्टडी क्यों लिख रहा है आपका एआई। एक सवाल था भारत में भूमि सुधारों की नीड क्यों है, एक मैंने दे रखा था। तो मैंने कहा नीड के अंदर केस स्टडी की क्या मतलब है, भूमि सुधार क्यों होने चाहिए, ये बात आती है कि केस स्टडी की बात आएगी। केस स्टडी तो कोई पॉलिसी के ऊपर होती है। मैं कहूं कि आपको यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी चाहिए, तो उसकी वजह बताओगे ना आप, कि केस स्टडी कोट करने लग जाओगे। आप अपनी निजी वजह बताओगे ना कि मैं इस वजह से करना चाह रहा हूं। तो एआई, फिर मैंने उनको उनको लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं पता था जो आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने मेंस लिखा है। मैंने कहा तो फिर तो आपको लैंड रिफॉर्म्स पता होंगे। 2-3 बार मैंने उनको पूछा तो वो मना कर दिए कि सर मैं नहीं बता पा रहा, बहुत नर्वस होके गए यहाँ से। तो मैंने कहा वैसे एआई टूल मत बेचो जो गलत काम कर रहा है। 5-6 गिने चुने कमेंट आप इसमें डाल रहे हो, तो कोई भी स्कैन करके उसको डालेगा। कॉमन बातें, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर से मिलो, किसी ज्योतिषी से मिलो, तो वो क्या बातें कहेंगे कॉमनली, कि भाई आपका कोई सम्मान नहीं करता, आपका कोई साथ नहीं देता, आपको धोखा मिलता रहता है। तो ये बातें तो हर आदमी के साथ होती है, तो आपको इसमें नई बात क्या है। लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते, आपको उसमें विश्वास हो जाता है। राइट दे। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपको मुद्दे पे लौटते हुए कि हर जगह एआई या अन्य चीजें नहीं हो सकती, मतलब आप अपने माइंड की ग्रोथ करने पे ध्यान दें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हियर की जो एटसेट्रा वर्ड है ये परिभाषित नहीं है, और इस पे ज्यादा सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। तो अपरिभाषित को सुपरिभाषित करना है आपका, इसको
तो डिफाइन करना है एक तरीके से, राइटली डिफाइन करना है। राइट, तो इसका क्या तरीका होगा कि इसमें तो नहीं लिखा है, तो फॉर दिस यू नीड टू डू व्हाट, लाइक इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अनसोल्ड अनसोल्ड पेपर्स, जिनको PYQs भी कहते हैं। तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि इसमें और हमें क्या पढ़ना है। जैसे अगर आप इस बार का पेपर देखा होगा ना, आप लोगों ने पेपर देखा हुआ है, उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स आए, जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, आपने ये पढ़ा होगा, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मतलब देवनागरी में लिखा हुआ है, ये है तो इंग्लिश ना, ये क्राउडिंग आउट, ये पूछा था UPSC ने। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जो मतलब एक बता रहा हूँ आपको, ये हमने क्लास में ही पढ़ा था यहाँ पे, कितनी बार पढ़ाया है मैंने इसको, डायरेक्ट था ये। ठीक है, ऐसे इसका सही हिंदी क्या होता है, निष्क्रमण होता है इसका सही हिंदी। लेकिन आपको ये हिंदी नहीं मिलेगी, UPSC कई बार नहीं दे पाती है उस तरह से, या वर्ड बहुत ही अलग होते हैं उनके। इसलिए वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम इकोनॉमिक्स को बढ़िया कैसे करें, मतलब एग्जाम में बढ़िया कैसे करें। आप कितना भी इकोनॉमिक्स यहाँ पे जान रहे हो, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, जब हम वो लड़ाई के मैदान में खड़े होंगे, देन हाउ टू फाइट, लाइक दैट इज द चैलेंज। उसमें लैंग्वेज आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा तो मात खा सकते हो आप। ये क्राउडिंग आउट में आप से नहीं पूछूंगा मैं ये क्या होता है, मैं खुद ही बता दूंगा। लेकिन ये क्राउडिंग आउट इनमें किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक गरीबी से कोई मतलब नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप विकास की दिमाग में रखते हो कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिले उतने ही जितने हम यूज कर रहे हैं, ये सब चीजों को आप जोड़ के देखोगे, ये समावेशी विकास का टॉपिक है। समावेश करना मतलब इन सब में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये वर्ड जो पूछा है। तो ये किस में आएगा आपके, ये वाले में, एटसेट्रा वर्ड में। ठीक है, इसका मतलब मोटे तौर पे ये होता है कि सरकार ज्यादा उधार लेती है मार्केट से, उधार ज्यादा लेती है। उधार लेने की वजह क्या बनेगी वो बता देंगे आपको आगे चलकर। बजट में घाटा होता है, और वो घाटा नियोजित होता है, ये ध्यान रखिए, प्लान्ड वे में होता है। दैट मतलब आप जब पढ़ोगे तो पढ़ने का एक जो तरीका होता है उस पे मैं लेके जाऊंगा आपको। कई बच्चे घाटा और लॉस मतलब वो जैसे पढ़े हुए होते हैं ना, सामाजिक जो बातचीत होती है, लॉस और मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि नुकसान हो गया या घाटा हो गया, इन दोनों को एक ही समझ रहे होते हैं। क्लैरिटी नहीं, मतलब मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब क्लैरिटी भी उसमें एक पॉइंट होता है। जितना क्लियर रहोगे आप, उतना ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ क्लैरिटी क्या है, मतलब कि हम नुकसान और घाटे को एक ही समझ रहे हैं। आम आदमी यही कहता ना कि मेरे को बिजनेस में घाटा आ गया, घाटा वर्ड यूज किया है, लेकिन संकेत किस तरफ दे रहा है, भाषा संकेत के लिए होती है। और हम उसको कभी टोकते नहीं है कि अरे आपने घाटा वर्ड क्यों यूज किया, हम समझ जाते क्यों कहना क्या चाह रहा है। डू यू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन में अगर आप मतलब समझ गए। अच्छा, कोई लोग तो बोलना भी नहीं जानते, इशारों से बताते हैं, हम उनका मतलब समझ गए, तो संवाद कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब संवाद के लिए वर्ड्स होना जरूरी नहीं,
संवाद के लिए वर्ड्स का सटीक होना भी जरूरी नहीं। वो कह रहा मुझे घाटा आ गया, जबकि हम कह रहे हैं कि आपको घाटा नहीं, नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो घाटा और हानि की फर्क क्या है, मतलब ये मैं आगे बताऊंगा आपको। जिस चीज को हम चला के कर रहे हैं, चला के आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। सरकार अपना बजट बनाती है, हमारे भारत में बजट कभी भी संतुलित नहीं होता है। संतुलित का मतलब जितना खर्चा उतनी इनकम जैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ज्यादा खर्चा रहता है, इनकम कम रहती है गवर्नमेंट। तो ये बजट क्या एडवांस में ही तो बनता है बजट। वित्त मंत्रालय बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। एक बार पीटी में आया हुआ है कि हमारे भारत में कौन सा डिपार्टमेंट बजट बनाता है। बजट 1 फरवरी को पेश होता है, ये तो मालूम होगा ना आपको। और वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से। तो आप फरवरी एक, मतलब पूरा फरवरी बचा हुआ है, पूरा मार्च बचा हुआ है, 2 महीने एडवांस आप बजट पेश कर रहे हो। और बजट में आप क्या दिखा रहे हो? घाटा। तो साल तो चला ही नहीं, घाटा कहां से आ गया? इसका मतलब आप जानबूझकर आने वाले वर्ष के लिए ज्यादा खर्च करने की क्या बना रहे हो? योजना। ये ठीक वैसे हुआ कि आपके घर में कोई सोशल फंक्शन है या आपको मकान बनाना है। भारत में ज्यादातर लोग मकान कैसे बनाते हैं? उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वो घाटे का बजट बनाते हैं, अपना थोड़ा लगाते हैं, बाकी बैंक से लोन लेते हैं। तो आप उनको ये कह दो कि वो हानि में आ गए, क्या वो नुकसान में आ गए? इसको नुकसान बोलते हैं। घर नुकसान होता है, क्या उन्होंने बिजनेस किया है? बिजनेस थोड़ी किया है, घर खरीद रहे हैं जो ज्यादा वैल्यू का है। तो आप ये कह सकते हो कि उनके बजट में घाटा है, मतलब घाटे का मतलब यहाँ पे खर्च की अधिकता से है। लेकिन इसका अर्थ आप ये नहीं कह सकते कि उनको नुकसान हुआ है। घर नुकसान होता है क्या? घर बना, उनको संपत्ति मिली, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने घर खरीदा, तो उनका बजट बड़ा बन गया। आप ये कह सकते हो उनके बजट में घाटा है। घाटा बोले तो उतनी इनकम नहीं है, खर्च ज्यादा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है क्या? नहीं। तो सरकार के बजट में नुकसान वर्ड यूज नहीं होता है। सरकार जानबूझ के अपने मन से ज्यादा बड़ा बजट बनाती है। और विकास करना है हमें, भारत में विकास की जरूरतें ऐसी है। लोगों का स्वास्थ्य मेंटेन करना है, हमें सड़कें बनानी है, पुलिया बनाने हैं, मेट्रो बनानी है, हमें डिफेंस को मजबूत करना है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो ये सब चीजों के लिए आपको ज्यादा खर्च तो करना ही पड़ेगा। और बजट आपका उतना मतलब इनकम है नहीं, लेकिन आप ज्यादा कर रहे हो, तो इसको हम घाटा कहते हैं। अब जब आप ज्यादा खर्च करोगे तो आपको उधार लेना पड़ेगा। कवर कैसे होगा? मतलब आपका बजट तो पैसा उतना है नहीं और ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो आप उधार लोगे, मार्केट से लोगे, हम ही लोगों से लोगे। इससे क्या होगा कि बाजार में लोगों के लिए पैसे की कमी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनियों को पैसा नहीं मिलेगा उतना, गवर्नमेंट को चला जाएगा। और प्लस धन की मांग बढ़ने से ब्याज बढ़ जाता है, तो ब्याज बढ़ने से लोग कम पैसा उधार लेते हैं। फिर इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट, बाहर हो जाना। मतलब जो निवेश आने वाला था प्राइवेट, वो बाहर हो गया। आप जाके पढ़िएगा, यही ऑप्शन आपको मिलेगा वहां, एपीटी में आया हुआ है। तो आपको पीवाईक्यू से तो पता लग रहा है कि यूपीएससी किधर जा रहा है। इसलिए सुपरिभाषित करने का तरीका क्या है कि आप अनसोल्ड पेपर्स या पीवाईक्यू को देखकर फिर टॉपिक्स को बनाएं कि हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम उस पॉइंट पे आएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो पहला तो हो गया यूपीएससी का सिलेबस। अब सेकंड आप लगाइए क्लास सिलेबस।
जो भी पुराने पेपर आए और आगे का जो हमारा अंदाज है उसके हिसाब से हम इसके 6 चैप्टर बनाएंगे मतलब क्लास में। तो क्लास सिलेबस को एक डायग्राम में हम दिखा सकते हैं। मेरा 6 चैप्टर्स ही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 अध्याय होंगे। और इसका रोड मैप मैंने दे रखा है आपको, ये सिलेबस दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा यहाँ पे। ये सिलेबस है ना आपके पास, आप ओपन कर लो चाहे। तो आपको यहाँ पे सिलेबस फॉर पीटी दिख रहा है सबसे पहले बैक पेज पे ना, है ना। और उसमें पहला टॉपिक आपको दिख रहा है नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे अपने नोट्स भी बनाते जाओ आप। सबसे पहला चैप्टर ये उठाएंगे हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें मैंने सारे टॉपिक्स बता रखे हैं मोटे रूप में। आप देखेंगे जैसे आप मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मीनिंग दे रखा है ऊपर, और फिर कॉन्सेप्ट राइट साइड के अंदर मोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। इसके ऊपर निबंध आया हुआ था एक बार, ये जो आप देख रहे हो ना 6 नंबर का, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। 2013 का मेंस पेपर देखते हो आप, 2013 में पहला मेंस हुआ था नए सिलेबस के हिसाब से। तो निबंध आया हुआ था कि दुनिया को जीडीपी की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की आवश्यकता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था भूटान के नरेश ने दिया था 1972 के आसपास। फाइनली क्या है, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए, वेलफेयर का मतलब यही बताया था ना। तो आप मेहनत करते हो और संसाधनों को यूज करते हो, पॉल्यूशन भी होता है, स्ट्रेस में रहते हो, कमाने वाला बहुत स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। तो उसको हैप्पीनेस तो मिल ही नहीं रही, तो आप इतना घूम के हैप्पीनेस पे क्यों जा रहे हो, मतलब डायरेक्ट भी आप हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हो। तो उन्होंने 4 पिलर्स बताए थे इसके, उनको पकड़ के आपको निबंध लिखना था इसमें। तो मेरी क्लास में आएगा ये, उस समय मैं डिस्कस करूंगा मतलब। तो ये है, इसके नीचे आओगे रियल वर्सेस नॉमिनल नेशनल इनकम, ये भी सुनते हो ना, रियल जीडीपी, नॉमिनल, इस तरह का, जीएनपी डिफ्लेटर। इस बार हमारे देश में राष्ट्रीय आय का नया मेथड लागू हुआ, बेस ईयर बदला था ना, आपको पता होगा। लेकिन खाली बेस ईयर चेंज नहीं हुआ, विश्वनाथ गोलदार कमेटी का नाम आपने सुना होगा, गोलदार कमेटी, उसकी रेकमेंडेशन पे हमारे भारत में, मतलब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि आधार वर्ष का एक कॉन्सेप्ट होता है, 11-12 की जगह आधार वर्ष बदल के 22-23 किया गया। लेकिन उसमें और भी चीजें बदली, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है डबल डिफ्लेटर। ये कौन सा डबल डिफ्लेटर, क्या मतलब है इसका, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो मैं बताऊंगा जब। देखो कोई भी चीज मौके के अनुसार पढ़ते हो आप ना, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने लगे या कोई कुछ भी पढ़ाने लगा।
उसका एक टाइम होता है, उस टाइम पे पढ़ना है उसे, तो एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में। मैं पहले से कह रहा हूं, आप चाहे कुछ भी बैकग्राउंड के हो, ऐसी जगह तक ले जाना कि आपको आराम से इकोनॉमिक्स में दिक्कत ना हो, उतना कर देंगे हम लोग। और सारी लास्ट में 10 दिन की क्लास भी होगी, मतलब आपकी जो ये क्लासेस है, फिर इकोनॉमिक्स सर्वे, बजट, आरबीआई की रिपोर्ट, सेबी की रिपोर्ट, और तमाम कई तरह के जो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट है, उनके लिए लास्ट में एक और क्लास होती है हमारे यहाँ। उसका भी बहुत क्रेज है लोगों को। आजकल वो ऑनलाइन की परंपरा ज्यादा हो गई, ऑनलाइन ज्यादा वो लोग रहते हैं, तो लेकिन काफी उसको पसंद करते हैं लोग, उससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। इस बार वो करंट इकोनॉमिक्स उतना नहीं डाला उसने, नहीं तो हमारे उसमें से भी 10 क्लास से भी 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इतना अच्छी एक्यूरेसी रहती है। तो इस बार वो करंट में नहीं आया, तो हमारे क्लास नोट से आ गया, जिसे आपको पढ़ाएंगे ना, इसमें से आ गए डायरेक्ट। कहीं से भी आने चाहिए ना आपको। अब जब ये चैप्टर कंप्लीट होंगे तो टेस्ट देते जाऊंगा मैं आपको। एक बार ऐसा हुआ कि एक टेस्ट से 50 आइटम के टेस्ट से ही 2-2, 3-3 सवाल एक टेस्ट में से आ गए। हम टेस्ट भी बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि ये खाली ये नहीं कि मतलब आगे इसमें क्वेश्चन फंस जाए कोई, और सप्लीमेंट्री हो, जैसे क्लास जो हमारी चल रही है उसको सप्लीमेंट करे वो, मतलब उस पर डिस्कशन करेंगे तो वो नॉलेज और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए। तो जो आप पढ़ाते हो उससे बेस्ड क्वेश्चंस तो ठीक है चलो, लेकिन कुछ 2-4 अलग भी, मतलब जैसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट है, प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, सुना होगा आपने, पिछले साल बहुत चर्चा में रहा, बीच बीच में वो चर्चा में रहता है। रघुराम राजन सर ने एक बार बोल दिया था कि इंडिया इज इन द फेज ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो अब ये बढ़ा गया, इकोनॉमिक्स की मेन राइटिंग के अंदर इसका उतना रोल नहीं है, मतलब जब नोट्स बनेगा तो उसमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता है कि कहीं यहाँ क्वेश्चन आ गया तो वो टेस्ट में चला जाएगा। मतलब जब टेस्ट में एक्सप्लेन करूंगा उस समय वो नोटिंग्स में आ जाएगा। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, मतलब जहां थोड़े होल्स रहते हैं उनको कवर अप करना, उन सब की एक रणनीति होती है। तो करंट का जो प्रोग्राम आएगा तो वो फिर और इस चीज को पूरी तरह से सप्लीमेंट कर देगा, और 6 चैप्टर है तो वो 6 टेस्ट होंगे, उससे भी बेनिफिट होगा। इस तरह से क्या होगा कि हम लोग, अब इसमें मैं डिफ्लेटर की बात आपसे कर रहा था, डबल डिफ्लेटर, तो आप जिंदा मक्खी ना निकलो। मतलब अब आप कहते हो कि मैं बेसिक किताब एनसीईआरटी, तो वहां फिर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो लोग उतना लेवल पे नहीं जाते हैं। अच्छा, इस बार की राष्ट्रीय आय में एसयूटी टेबल्स कहते हैं उनको, सप्लाई यूज टेबल्स का भी प्रयोग किया गया। सप्लाई कितनी है आपके माल की और यूज कितना है, इनकी मैचिंग होनी चाहिए। जितना माल सप्लाई हो रहा है, मतलब आपके देश में माल कितना बन रहा है, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सप्लाई। टोटल सप्लाई कैसे निकलता है, मतलब आप बुक्स की कोई जरूरत नहीं है कोई, आप केवल बात पे ध्यान दें। हमारे घरेलू मार्केट के अंदर जो पैदा होता है वो क्या हो गया, डोमेस्टिक सप्लाई, घरेलू। कोई इसमें कोई भी पैंच नहीं है ना, समझ आ रहा होगा ना, मतलब घर के अंदर। लेकिन आपको टोटल सप्लाई निकालने के लिए आयात भी ऐड करने पड़ते हैं। बाहर से माल आ रहा है वो भी तो सप्लाई हो रहा है। तो टोटल सप्लाई कैसे बनी, डोमेस्टिक सप्लाई प्लस इंपोर्ट्स, मतलब घरेलू आपूर्ति, और उसमें क्या जुड़ गया, आयात। आप थोड़ा समझो, मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। आपको एक चीज बताओ, मैं पीवाई की जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस अलग मैटर है, बीपीएससी अलग मैटर है, और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस और यूपीएससी। आरएएस मतलब जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो पीवाई क्यू बेस्ड ज्यादा होते हैं, मतलब
पुराने 10-12 साल के कर लो तो उनके आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं स्टेट एग्जाम्स में। लेकिन अगर आप यूपीएससी के पेपर देखते हो तो पीवाईक्यू से आपको सिर्फ पैटर्न मालूम चलता है। आप ये उम्मीद करो कि मैं 10 साल के पेपर सोल्व कर लिया तो मैं इसके आधार पे, उस ज्ञान के आधार पे, कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि वो वैसे पढ़ाते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर लूंगा क्योंकि मेरे से सवाल सोल्व हो रहे हैं, ये सर की कंटेंट बहुत अच्छी है। लेकिन वो फंस जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कहां बने, आप तो रेट्रोस्पेक्टिव हो गए। आगे की सवाल आएंगे वो कैसे होंगे? जैसे क्राउडिंग आउट, अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्राउडिंग आउट की बात हुई थी ना, ये क्राउडिंग आउट पहले कभी नहीं आया यूपीएससी में। टीचर मतलब पढ़ा के निकल गया, क्योंकि एक तो बच्चे भी क्या होते हैं कि वो दे वांट टू डू व्हाट लाइक, कि फटाफट से हो जाए। जैसे वैसे हुआ कि आपने एक मरीज को भर्ती कराया, आप डॉक्टर को कह रहे हो इसको जल्दी छोड़ दो, आप रिलीज कर दो, और करना भी चाहिए जल्दी, लेकिन हो सकता है कि वो ठीक ना हुआ वो पूरा, और डॉक्टर जो है वो आपके बार बार कहने से उसने छुट्टी दे दी। परेशानी कोई मोल नहीं लेना चाहता है ना, मतलब उसको लगता है कौन क्लास में जाए, क्या करे, और देखते हैं, मतलब इस तरह का माइंड सेट बन जाता है। गलत भी नहीं है अगर ओवर जोन में, मतलब ज्यादा उसमें चले गए हो तो टीचर फिर क्या होता है, वो लोकप्रिय नीतियों में आ जाता है, फिर उसको लगता है कि यार फटाफट कराओ इसको, तो वो पीवाईक्यू पे चला जाएगा। उसको क्या मतलब आ गया, आप पीवाईक्यू देखते रहिए, अगला पेपर आएगा, जब तक वो टीचर अलग है आप अलग है, काम मुलाकात होगी। आई टोट इन सच ए नाइस मैनर, मतलब मुखर्जी नगर में, मतलब मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, और इतने, आप गंगा सिंह से लेके बहुत सारे लोग मेरे लिए बोले हुए हैं, मतलब कोई ना कोई हमेशा, और कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी मेरी क्लासेस रही हैं, मतलब टॉपर्स बोले हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वीडियो कट कर देते हैं उस जगह से जहाँ पे नाम आ रहा है मेरा, यूट्यूब पे डालेंगे तो वो किसी को नहीं करना चाहेंगे। बट आप ये देखिए कि उसका यूं बेनिफिट, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग वो फ्लोरिश हो रहे हैं जो मतलब वो कंटेंट या स्टूडेंट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, दे आर मोर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया और यूट्यूब, और उस पे उस तरह के वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, मतलब ये अलग ही तरह की बात है ना, देखा जाए तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हु इज रियली द टीचर। वो इन्हीं सब चीजों को देखता है कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसके ये कितने हैं, उनके व्यूज, मतलब दैट इज हाउ दे सी द पिक्चर। लेकिन वो रियल काम आपको करना है तो वो तो फिर आपको डुबकी लगानी पड़ेगी उसके बिना होगा नहीं। तो ये आपको, अब ये करंट में आ गया, मतलब अब आप पीछे के पेपर छोड़ो, मतलब आप ये सोचो कि ये तो नहीं आ जाएगा। लेकिन वेरी नाइसली मेक ए क्वेश्चन कि एक कंट्री की टोटल सप्लाई जानने के लिए निम्न में से, या स्टडी द फॉलोइंग, उनमें ये दे देगा डोमेस्टिक सप्लाई, आयात निर्यात भी डाल देगा, फिर पूछेगा कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो कैसे बन रही है। क्योंकि इस बार की राष्ट्रीय आय चेंज में ना सप्लाई यूज टेबल का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। तो अब आपको अपडेट, अभी टेलीग्राम पे क्या होता है, ये फलाने सर के वीडियोस, अब उनको ये लगता है कि दीज वीडियोज आर स्टिल वर्किंग, दे आर ह्यूजली मिस्टेकन, मतलब उनको ये पता ही नहीं लगता है कि आप एक पॉइंट पे जाके फंस जाते हो और बाहर हो जाते हो, तो आपको टेलीग्राम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। हम लोगों के भी बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, वो पुराने कोई इस तरह के, उनको पकड़ के लोग काम करते हैं। ये जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ये अगले साल नहीं चलेगी, तो यूज नहीं आएगी आपको, लगेगा आपको कि वही चल रहा है, ऐसे लगेगा, अंदर जाके वो चेंज हो जाएगा।
अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एनडीपी का। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट? लाइक जीडीपी, जीडीपी होती है और एक एनडीपी होती है। जानते हो क्या? हैं, आप जानते हो? थोड़ा सा बताओ, ऐसे ही ट्राई करो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एक होता है जीडीपी। तो जीडीपी में से एक चीज माइनस होती है, सबको पता होगा, ये मशीनों की जो डेप्रिसिएशन होती है ना। एक तो ये मैंने बात करी आपसे ना, ये लेटेस्ट टाइप का हो गया, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि ये लेटेस्ट है कि पुराना है कि क्या है। अच्छा, कॉन्सेप्ट कभी भी नए पुराने नहीं होते, ये और बता दूं। कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट देश काल पर निर्भर नहीं करते, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होते हैं। आइडिया ऑफ जीडीपी इज नॉट गोइंग टू चेंज इन यूएसए whether you are in India or in USA. जीडीपी जीडीपी अनटिल अनलेस, मतलब थिंकर सारे मिलके, थिंकर सारे एक मत होके जीडीपी की डेफिनेशन को बदल दें, मतलब तो वो डेफिनेशन लागू हो जाएगी फिर पूरे वर्ल्ड में। फिर वो देश काल से थोड़ी चेंज होगी कि नो, इफ इट इज 2024 इट्स मीनिंग विल बी दिस, एंड इफ इट इज 2027 इट्स मीनिंग विल बी दैट। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। लाइक कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्सेप्ट्स, वो टाइमलेस होती है, मतलब जब तक आप उनको वो ना कर दें, मतलब खुद ही ना बदल दें मिलके। जैसे आप फीमेल को मेल कहने लग जाए, नो जेंडर नथिंग, लाइक ऑल आर मेल्स, सारे लोग एक वो हो गए, तो फिर ये तो हम ही मेल फीमेल की जो लैंग्वेज है, मतलब हमने बनाई, हम ही बदल दें उसको कि पैरामीटर कोई अलग होगा, ये नहीं होगा, मतलब। सो व्हाट आई मीन टू से कि कॉन्सेप्ट्स आर लाइक यूनिवर्सल, देश काल से परे होती हैं। अब क्या हुआ, देश काल से परे होती है, तो एनडीपी की जो कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन, यानी ये मेरा बोर्ड आया ना अभी आपके सामने, मतलब इंग्लिश मीडियम क्लास आई रिकॉर्डेड ऑन दिस वाइट बोर्ड, और स्टूडेंट से माफी मांगते हुए कि हमारी बोर्ड आज खराब हो गई, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे शूट कर रहा हूँ। अब ये बोर्ड ठीक होके आएगा, ये खराब क्यों हुआ? बिकॉज मतलब इसको टाइम हो गया, तो ये अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं ना कि आप एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, रामेश्वर एक बोर्ड पे दोबारा नहीं लिख सकता। आपको लग रहा है कि मैं उसी बोर्ड पे लिख रहा हूं, बट दिस बोर्ड इज चेंजिंग एवरी सेकेंड। ये आपको दिखने में लग रहा है ऐसा। एसी करंट पे चल रहा है ना ये लाइट, डीसी तो नहीं है ना ये। तो एसी करंट तो बहुत फ्लक्चुएट, इसकी फ्लक्चुएशन आपकी आई नहीं पकड़ पा रही। तो ये लाइट की प्रॉब्लम है या आपकी परसेप्शन की प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए कांट ने कहा है कि माइंड प्रिस्क्राइब्स इट्स लॉज अपॉन नेचर, मतलब दिमाग अपने नियमों को प्रकृति पर आरोपित करता है। दिमाग हमारा संकीर्ण है और हम प्रकृति को संकीर्ण समझने लगते हैं। हम कहते हैं ना, जैसा मेरे को दिख रहा है वैसा ही है। आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये बोर्ड कौन सा नजर आ रहा है? ग्रीन। मेरे को भी वैसा ही लग रहा है, क्या पता है ग्रीन ना हो। आप श्योरली कैसे कह सकते हो कि ग्रीन है? मतलब आपको दिख रहा है इसलिए। श्योर नहीं कह सकते। एक बात को श्योर कह सकते हो कि दो समानांतर रेखाएं आपस में नहीं मिलती। इसमें परसेप्शन का मैटर नहीं है, मतलब आप आंख इसको परसीव मत करो, आंख बंद करके भी देखोगे तब भी वो कभी नहीं मिलेगी। कोवा काला होता है, ये ज्ञान जो होता है ये एक्सपीरियंस से मिला ना आपको कि बार बार आपने कोवे देखे, काले दिखे। लेकिन क्या आप 100% कह सकते हो कि कोवा काला ही होता है? कहीं व्हाइट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी नॉलेज के अनुसार आपने कहा है ये। राइट। तो कई सारी बातें हैं इसमें, तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि आप थॉट प्रोसेस को क्लियर करो।
उसके बाद तो वो चीज़ें फिट होती जाएगी, मतलब आपको कोई सब्जेक्ट न तो जटिल ही लगेगा न मतलब वो ठीक ठीक लगेगा हमेशा। तो फ्रेंड्स गोज द पॉइंट वोट लाइक कि मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट SUT फलाना, अब इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट टाइम अराउंड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप कैसे टच होके जा रहे हो, ऐसे करके देखना। फिर मैंने NDP की बात की कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इस कॉन्सेप्ट को UN ने बदल दिया। अभी आपकी किताबें जो आप पढ़ते हो उसको 5 साल और लग जाएंगे उसमें चेंज आने में। मेरे को पता है कि वो कितना स्लो चेंज होती है। अब लेकिन आपको तो अपडेटेड रहना पड़ेगा, और हमारे इंडिया में वो मेथड 29-30 में लागू होगा, अभी नहीं। लेकिन ये जो NDP होता है, तो ये NDP निकालने के लिए आप ट्रेडिशनली क्या करते हो, GDP में से क्या माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये पारंपरिक मेथड है, मतलब मशीन की घिसावटी, जो बोर्ड का एग्जांपल दिया ना आपको, ये खराब हो रहा है, ये घिस रहा है अपने अंदर, तो उसकी वैल्यू निकाल लो आप। जैसे मैं जितना यहाँ कमा रहा हूँ, मतलब मेरी प्रोडक्शन क्या है, जो फीस आप मेरे को दोगे, ये मेरे प्रोडक्शन की वैल्यू हुई ना एक तरीके से। सपोज आपने मुझे X अमाउंट दिया, मतलब तो मेरी प्रोडक्शन की वैल्यू क्या आई, ₹X, मतलब वट एवर आई टोट यू, मैंने जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यूएशन करी आपने ये। अब लेकिन ये मेरी ग्रॉस इनकम है, मतलब जो आपने मेरे को टोटल दी, लेकिन मेरे एक्सपेंस भी तो होते हैं। उसमें एक एक्सपेंस क्या है कि मेरा बोर्ड घिस रहा है, मेरा ये वाला खराब हो रहा है, कैमरा भी खराब हो रहा होगा, ऐसे करके एक वैल्यू डेप्रिसिएशन गिसावट की आप माइनस करते हो। वो वैल्यू मान लीजिए कोई भी है, ₹Y है, मतलब तो ये जो बचता है इसको हम कहते हैं नेट कहते हैं, ठीक है। यही है वो, GDP में से ये हटा दो, मतलब पूरे इंडिया के अंदर मशीनें वगैरह, मकान, ये सब घिसते रहते हैं, उनकी वैल्यू माइनस कर दो। लेकिन अब क्या किया UN ने क्या किया कि इसके साथ एक चीज और प्लस कर दिया, उसको बोला उन्होंने डिप्लेशन। ये डिप्लेशन अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब ये प्राकृतिक साधनों का, प्राकृतिक जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण है ये। लॉस मतलब प्राकृतिक साधन जो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ये चीज नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज, कभी आपने पढ़ा है NCERT किसी में नेचुरल रिसोर्सेज की डेप्रिसिएशन माइनस हो रही हो, ऐसा पढ़ा है कभी? प्राइवेटली ओन्ड आइटम्स की तो माइनस करोगे आप। तो ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, मतलब इनका भी अब हिसाब होगा आगे चल के, है? तो डिप्लेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की क्षरण, जो मतलब लॉस हो रही है, मतलब उसकी वैल्यूएशन लानी पड़ेगी। अब ये नई थीम आ गई। टेलीग्राम पे आप एक फलानी वीडियो देख रहे हो रामेश्वर सर की, कीप ऑन वॉचिंग, व्हाट्स द बेनिफिट, ये थोड़ी है उसके अंदर, उसमें SUT थोड़ी है। तो 2 सवाल आए, आप निकल गए बाहर। वैसे भी अनएथिकल चीजों का परिणाम बुरा होता है। कर्ण की विद्या एक टाइम पे आके फेल हो गई तो वो काम ही नहीं करेगी। तो ऐसे ही होता है, अपडेटेड, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें भी अपडेशन होता है। आप कहते हो ना कि करंट अलग चीज है, और लेकिन कॉन्सेप्ट में भी करंट है। अच्छा, करंट के अनुसार फिर कॉन्सेप्ट लाने पड़ते हैं। जैसे शेयर मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट चला था, अडानी जी का, जो एक मैटर आपको याद होगा, 2023 में उनकी कंपनी एक पैसा मार्केट से लेने के लिए FPO लेके आई। आप अभी नहीं जान पाओगे, तो आइडिया हो तो आपको पता होगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं इसको।
एक बार मार्केट से सबसे पहले उठाते हैं तो उसको आईपीओ कहते हैं, उसके बाद वालों को क्या बोलते हैं, एफपीओ। तो 2023 के आसपास उनका एफपीओ आया था एक, और उनका एफपीओ मतलब फेल हो गया, और उसकी वजह बनी एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, मतलब शेयर मार्केट में, उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब ये कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं है मतलब, लेकिन ये एक्टिव हो गया था उस टाइम पे। तो उसमें शॉर्ट सेलर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलिंग, ये सट्टेबाज जो लोग होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। अब आपको फिर वो क्लास में लेना पड़ेगा उसको, तो कॉन्सेप्ट बदल गया यहाँ पे, मतलब बदला नहीं, कॉन्सेप्ट तो पहले ही है, लेकिन नोट्स में आएगा ये। अब आप पुराने नोट्स में जा रहे हो तो वो फिर वहां कमी आ जाएगी उस चीज की, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब शॉर्ट सेलिंग का मैटर ओवर हुआ तो एक फ्रंट रनिंग का मुद्दा आ गया, ऐसे चलता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट का होगा, और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हम उसमें चले जाएंगे पब्लिक फाइनेंस नाम के। राइट, लोक वित्त मतलब फाइनेंस है ना, फाइनेंस है, पैसे की बात है, मतलब हम कहते हैं ना फाइनेंस, हमारी गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे एक वो लगा हुआ है एडजेक्टिव पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट हो गई, मतलब गवर्नमेंट फाइनेंस। इस टॉपिक को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो क्या है, मतलब सरकार की फाइनेंस है, यानी सरकार के फाइनेंशियल मैटर का टॉपिक है। पैसे कहाँ से आएंगे, जब पैसे की बात होगी तो खर्च क्या है। सो यू स्टडी अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आप पढ़ते हो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, एक वर्ड होता है ना कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कैपेक्स। फिर वो घाटे, डेफिसिट्स, मतलब राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा वगैरह, ये जो होते हैं प्राथमिक वगैरह, अपने आप वो सीक्वेंस बनता जाता है ना। सरकार की इनकम पढ़ो, खर्चे पढ़ो, उसके गैप को पढ़ो, क्राउडिंग आउट आ जाएगा अपने आप की, भाई सरकार घाटे में रहेगी तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि क्राउडिंग आउट हो जाएगा, जिसको हम आगे बातचीत करेंगे। जीएसटी आ जाएगा, फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, ये सब टॉपिक मैंने दे रखे हैं इसके अंदर आपको मोटे मोटे रूप में ना। देखो मैं पढ़ ले रहा हूँ थोड़ा, आप भी देख लो साथ में। मीनिंग एंड स्कोप है सेकंड पेज पे, देखें आप। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये सब अंग्रेजी में दिया हुआ, लेकिन हम सब हिंदी में पढ़ेंगे। Types of government expenditure, revenue and capital, plan and non-plan, scheme and non-scheme, types of taxes, direct and indirect, implications of taxes on people and the economy, यानी करों के क्या निहितार्थ है लोगों के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। टैक्सेस इन द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, लेफर कर का एक सिद्धांत होता है। इस तरह के टॉपिक नीचे तक आप जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तब उनमें समय लग जाएगा हमें बोलने में, है ना। तो सबको नहीं बोलना है, मैं एक इशारे में आपको बताया। जब ये कंप्लीट होगा तो हम मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ेंगे। राइट,
और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्त बाजार, देन इसके बाद फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, आयात निर्यात वगैरह, रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, ये सब, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और लास्ट में हम लेंगे सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। और इसमें 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे सामाजिक क्षेत्र में। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर से आप गुजर जाते हो ना, एक तो आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक तो बहुत स्ट्रांग हो ही जाएगा, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, मतलब 60% प्लस पूरे भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका दावा इस तरह से नहीं कर सकते हम लोग। प्रयास होता है मतलब कि अच्छे से करवाने का, लेकिन फिर भी सेलेक्टिव पढ़ना होता है। आप सब पढ़ के इसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। जो छोड़ना जानता है, अब 2 बातें हैं, मतलब एक टीचर का जो रोल होता है वो ज्ञान देना तो है ही, खैर अज्ञान को दूर करना भी होता है। एक अज्ञान क्या है कि सब पढ़ लो, नहीं पढ़ने का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि मेरे को क्या नहीं पढ़ना है। टाइम और एनर्जी तो आपको सेव करनी पड़ेगी ना, मतलब। और फिर रिटेंशन पावर, मतलब आप सब पढ़ लोगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल याद हैं आपको, सब क्लोजेज के साथ, क्या ये पॉसिबल है? अब उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी आर्टिकल से आ सकता है, देखा जाए तो पॉलिटी में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही चाहिए। फिर भी आप क्या करते हो, सेलेक्टिव पढ़ते हो उसमें, फिर कहते हो अरे यार इस बार के पेपर में पता नहीं ये आ गया। ऐसा तो कभी नहीं पूछता था यूपीएससी। तो दूसरा कहेगा यार एक ही तो खराब हुआ ना, 2 खराब है, कोई नहीं, बाकी तो बढ़िया हो गया ना। क्योंकि वो पूरा नहीं कर सकते आप कभी भी, इसलिए रिस्की तो ये माना ही जाता है एग्जाम, कैलकुलेटेड होना पड़ता है इसमें। इसीलिए हम कहते हैं ना डेस्टिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम डेस्टिनी के आधार पे नहीं चल सकते, मतलब हमें जो काम मिला है कि अपना कार्य ठीक से करना है, उसके बाद तो फिर अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो उसमें हम नहीं जाएंगे कि वो बहुत अलग तरह की थॉट प्रोसेस है। बट वो टाइम इंटू से कि आप बहुत ज्ञानी भी हो, कैलकुलेशन वाले भी हो, तो भी आप सब करने की जो रणनीति होती है वो पूरी तरह से फ्लॉप रणनीति होती है।
सब मगअप करना, पढ़ना, सबको कवर करना। इसलिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं। मैं उस सेंस में मटीरियलिस्टिक नहीं कह रहा हूं जो हम फिलोसफी में यूज करते हैं। मटीरियल वाले मटीरियलिस्टिक होते हैं। उनको 1200 पेज दे दो उठा के इकोनॉमिक्स के, तो वो उनको लगेगा अच्छा इतने बुकलेट्स आए मुझे। बट वो 1200 पेज न तो पढ़ सकता है, पढ़ लिया तो रिटेन नहीं कर सकता है, और उसमें क्वेश्चंस फिर वो बहुत स्ट्रेट मतलब फोकस्ड नहीं रहे उसके अंदर। मेरे आपको नोट्स बनेंगे 100 पेज के मात्र, प्रोसेस्ड किए हुए हैं, और सवाल इतने मिल जाएंगे वो जब आप दोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर क्लास प्लान सीक्वेंस वाइज, मतलब वी आर टू मूव लाइक दिस। तो ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट नंबर सेकंड, क्लास सिलेबस। तीसरे पे आइए। स्टडी मटेरियल का भी एक सवाल आमतौर पे रहता है कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें। सबसे पहले तो वो आप पुराने पेपर लेने हैं ना, अनसोल्ड पेपर्स। तो PYQ पकड़ना है। दूसरा, आपको जो हम क्लास में नोट्स बनवाएंगे यही मेन है आपके लिए, यही ज़्यादा काम करेंगे। बाकी आपकी इच्छा पे है कि क्या लेना हो करना है। इंडियन इकोनॉमी की अब ये मिलती नहीं है किताब आजकल, ऐसा देखा है। IC ढींगरा की एक आती है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड पॉलिसी करके आती है मतलब किताब। विकास और नीति हिंदी में, मतलब IC ढींगरा विकास और नीति करके। और बाकी आपको क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण, ये थोड़ा मुश्किल सा होता है, तो ये हम क्लास में अपने आप करेंगे इसको। आर्थिक सर्वेक्षण 3 वर्षों के ध्यान में रखने हैं। और बजट भी, तो 3 वर्षों के बजट। और एक आप किसी भी अखबार का बिजनेस पेज देखें, अच्छा होगा अगर आप, एक अखबार आता है बिजनेस स्टैंडर्ड, वो तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का है। नहीं तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, दैनिक जागरण वगैरह इस तरह के, तो
उसका बिजनेस पेज देख लिया करो, हर अखबार में आता ही है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इस तरह के नाम से। राइट, तो इस तरह से आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, स्टडी मटेरियल में फोर्थ पॉइंट लिखिए। क्या ध्यान रखें, या हम कह सकते हैं कि किन बातों पर जोर दें। फर्स्ट पॉइंट लिखें आप, इंग्लिश वर्ड्स पे भी ध्यान दें। अंग्रेजी अनुवाद देखें, अनुवाद तो वैसे हिंदी में होता है, मेन तो इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज देखनी है। किसी भी प्रश्न को मतलब इंग्लिश में भी पढ़ लो आप। कब देखना है, मतलब प्रश्न करते समय, प्रश्न अटेम्प्ट करते समय। जो यूपीएससी पेपर दे रहा है तो से क्राउडिंग आउट आया है। तो आप तो हिंदी साइड देखते हो ना, जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो हिंदी वाला ही पढ़ते हैं। हिंदी कई बार नहीं समझ में आती, ऐसा होता है। तो आप उसकी इंग्लिश साइड देख के कंफर्म करो कि जो आप समझ रहे हो वही है ना ये चीज़। इसलिए मैंने लिखा प्रश्न अटेम्प्ट करते समय इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी अनुवाद देखना है, मतलब सवाल का। अगर आपको थोड़ा सा भी भ्रम हो रहा है कि ये क्या, वैसे हर सवाल का देखो आप कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना, टेक्निकल है, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब पता है तो पता है, मतलब वो घुमाए तो आप घूमो नहीं कि क्राउडिंग आउट ये होता है तो होता है। ठीक है, अब वो यूं घुमाएगा, निम्न में से कौन सा घाटा सरकार की उधारी की आवश्यकता को दिखाता है, मतलब सरकार कितना उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप राजकोषीय घाटा तो जान रहे हो, लेकिन उसको ठीक से नहीं जान रहे, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रखा है। तो जितना राजकोषीय घाटा होता है उतना ही उसको उधार की आवश्यकता होती है, आवश्यकता बनती है उतनी। हालांकि सरकार उतना उधार नहीं लेती। तो यहाँ फिर समझना पड़ेगा कि घाटे जितना उधार की आवश्यकता है तो फिर उतना उधार क्यों नहीं ले रही, कम क्यों लेती है। उसका कारण ये होता है कि हम लोग भविष्य निधि खाते में, डाकघर में, सुकन्या समृद्धि योजना में, इसमें पैसा लोग जमा कराते रहते हैं, तो उस पैसे को भी यूज कर लेती है गवर्नमेंट। तो वो जो जमा का पैसा यूज कर रही, इसलिए उसको कम उधार लेना पड़ा। अदरवाइज उधार की आवश्यकता उतनी होती है जितनी की राजकोषीय घाटा होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया। आप देखना फिर आपको यूपीएससी कैसे घुमाएगा, नहीं घूम
घुमा पाएगा। प्रयास करेंगे वो, आप नहीं घूमोगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूँ वैसे आपको, आप कितना उसको समझ पा रहे हो ये मुझे नहीं पता। मेरे को उधार लेना मान लो 500 रुपये की जरूरत है, लेकिन कोई आदमी क्या किया, पड़ोसी मेरे घर में 200 रुपये रख गया कि मैं 2 साल बाद ले लूंगा। मैंने दिमाग लगाया कि 500 का मेरे बजट में घाटा आ रहा है, तो मुझे 500 उधार लेने हैं, लेकिन मैं 500 क्यों लूं, 200 रुपये वो भी देके गया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 300 ही लूंगा। ये ट्रिक लागू करनी पड़ेगी। आप इंटरव्यू में पूछ लेंगे आपसे, ऐसा फंसाएंगे कि याद रखोगे। फिर वो धीरे धीरे फंसाते हैं। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो आपको लगता है क्या इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो मेरे को बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है वो राजकोषीय घाटा तो आराम से बता ही देगा। और वहां भी शुरू नहीं करेंगे, वो कहेंगे जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो वो बजट की टाइमिंग होती है, आप देखो ना इंटरव्यू के पास में इकोनॉमिक सर्वे और बजट की टाइमिंग होती है उस टाइम पे, तो बड़ी चांस बन जाती है कि वो आपको सवाल पूछेंगे बजट से रिलेटेड। और बच्चे सब पढ़ के जाते हैं, ये मेरे को पता है, कि हमें इंटरव्यू भी पहले, आज के 20 साल पहले तो मैं यहाँ पे इतने मॉक लेता था, तो उसमें ये सब वो रट के जाते हैं, इतना बजट घाटा है, इतना फलाना, इतना परसेंट है जीडीपी का, ये सब पता रहता है जो इंटरव्यू दे रहा है। पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है, कम है, सरकार ने क्या किया, ये सब बच्चे पढ़ के जाते हैं, बता भी देंगे। फिर वो बोलेंगे कि यार एक चीज़ बताओ आप, कि सरकार की उधार की जरूरत का मालूम कैसे चलता है, कि किसी साल सरकार कितना उधार लेगी, इसका आइडिया कहाँ से लगाते हो आप। तो उसने कहा राजकोषीय घाटे से लगाते हैं। तो राजकोषीय घाटा कितना है, कि इतना है, तो सरकार तो कह रही है कि हम इतना उधार नहीं लेंगे। तो ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो उसका उत्तर क्या होगा, ये जो लोग पैसा जमा कराते हैं, जमा कराने को उधार नहीं कहते, मतलब लोग जमा कराते रहते हैं, उसको उधार थोड़ी ना कहते हैं। वो जमा का एक पार्ट निकाल लेती है गवर्नमेंट, लोगों को मालूम नहीं चलता उसका, वो जब उनका टाइम आता है वापस पैसा दे देती है, तब तक नया उधार ले लेती है, ऐसे घुमाती रहती है पैसे। एक बात बताओ, बैंक में जो आप पैसा जमा कराते हो, सारा बैंक अपने पास में रखता है? बैंक तो एक ही चीज पे चल रहा है कि सारे जमा कराने वाले एक साथ नहीं आते, इस विचार पे चल रहा है। नहीं तो कमाएगा कैसे, पैसा ही अपने पास पड़ा रखेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट तो पकड़ लिए हैं, तथ्य कहाँ जाएंगे, तो फैक्ट्स भी पकड़ो। कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। अब तथ्य भी कई प्रकार के होते हैं, एक डेटा होते हैं, कितना परसेंट वगैरह जो होते हैं, ये जीडीपी कितने लाख करोड़ का है, ट्रिलियन का है, ये जो बातें होती है, इनको मतलब आप ये डेटा बोलते हो, तो ये भी पूछता है यूपीएससी। फिर डेटा के अलावा एक होता है, फीचर्स होते हैं, लिखो आप, मैं बताता हूँ। वो भी तो एक फैक्ट ही होता है, जैसे आपके फीचर्स मैं पूछूं, मतलब आपने कहा मैं समझ नहीं पा रहा कि फीचर्स से क्या पूछना चाह रहे हो, तो मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी लंबाई कितनी है, कि सर 5'8" लंबाई में, फीचर ही हुआ ना आपका ही, लेकिन है तो तथ्य ना कि 5'8" के हुआ। फलानी स्कीम है, इसमें 21 साल की आयु के या उससे ज्यादा आयु के लोग, लेकिन 60 साल तक के ही इसका फायदा उठा सकते हैं, ये क्या है, फीचर है। लेकिन अगेन किस कैटेगरी का आ रहा है, फैक्ट है। समझ पा रहे हैं आप। एक और है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें बताइए, तो जो उन्होंने सिफारिशें बताई वही तो लिखोगे, एक तरीके के फीचर्स हो गए ना उसके आयोग के। तो डेटा एक फैक्ट है, फीचर्स दूसरी कैटेगरी का फैक्ट है।
और एक होता है ट्रेंड होता है। ट्रेंड्स मतलब, डू यू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स? व्हाट इज इट? ओके। ट्रेंड इज नॉट सिंपली अबाउट प्रीवियस ईयर, ट्रेंड कवर्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। नहीं 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 नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स की ट्रेंड की बात। जैसे आपको कहे कि पिछले 10 साल में, है ना, जैसे यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, मतलब कैसे सवाल, तो आप थोड़े 2 5 6 साल पीछे जाके ऐसे देखोगे ना, मतलब तो ट्रेंड इज समथिंग लाइक लॉन्ग टाइम पीरियड इज इन्वॉल्व। और उसमें ये होता है कि पिछले 10 साल में क्या हो रहा है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है, स्थिर रही है, कम हुई फिर बढ़ी, ऐसे पूछता है। नहीं समझ रहे आप? पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में क्या हुआ, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है, कम हुआ है, स्थिर रहा है, ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ा है, मतलब एक लंबे पीरियड में। अब जैसे ऐसे समझो आप, जैसे सेंसेक्स का नाम सुना होगा ना, स्टॉक मार्केट का जो, अब ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे किया। अब ऐसे आप देखोगे तो नीचे भी आ रहा है ऐसे, लेकिन ट्रेंड में क्या होता है, इसको यहाँ से ऐसे देखते हो आप, मतलब बीच बीच में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इसकी ट्रेंड क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसकी ट्रेंड के लिए मिड पॉइंट ऐसे जाओगे ना आप, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ है। अब सेट वगैरह में से सेंसेक्स इज मूविंग अप एंड डाउन, many a times too lower, many a times too higher, but overall it is moving upwards। ओवरऑल मतलब समग्र रूप से, ओवरऑल का मतलब समग्र रूप से किस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे होके भी एक सांप की तरह है, लेकिन सांप की मूवमेंट किधर दिख रही, ऊपर की तरफ। 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू क्या थी, मतलब 100 थी मात्र। इतने आंधी आए, तूफान आए, अमेरिकन संकट आए, कोरोना आ गया, सब हो गया, लेकिन सेंसेक्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ। और यू माइट हैव नोटिस्ड यस्टरडे, मतलब 1600 पॉइंट सेंसेक्स क्रैश किया था कल। जैसे ये ऊपर जा रहा है, अभी बीच में क्या हो रहा था, देखा करो, अखबार पढ़ा करो, एडवांस रहना पड़ेगा। ऐसे हमारी, जब ये ईरान और अमेरिका का मैटर लगा कि रिजोल्व हो गया है, बहुत सारे वो युद्ध पोत क्रॉस करा दिए, सब हो गया, तो अब क्या हुआ कि जो टेंशन थी पूरी दुनिया में, मतलब क्रूड ऑयल का जो रेट बढ़ता है ना, आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको, जब उसका रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, कोई भी चीज महंगी होगी तो इन्फ्लेशन तो आएगा ना। और इससे क्या होता है कि वो चीज ग्रोथ के, जीडीपी जो आप बढ़ाना चाहते हो उसके वो अगेंस्ट जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर पे भी उसका गलत असर पड़ता है ना, तो ऑयल की वजह से महंगा, और वो फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज के अंदर घुस जाता है, मतलब महंगाई बढ़ने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं डिमांड और अन्य चीज़ों पे जो उसकी नेगेटिविटी आती है। फिर सेंट्रल बैंक क्या करता है कि वो कॉजेज में नहीं जाता बहुत ज़्यादा कि रियल में कॉजल फैक्टर क्या है, वो इलाज में चला जाता है, क्योंकि वो जनता की जवाबदेही के चक्कर में क्या करता है कि वो टेंशन में आके वो रेपो रेट बढ़ा देगा। अरे यार, रेपो रेट बढ़ाने से मतलब क्या निकला, लिक्विडिटी ज्यादा होने से, अगर इन्फ्लेशन आया होता तो रेपो रेट काम करता ना, लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मतलब रेट बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप धन की डिमांड को कम करें। अच्छा, धन की डिमांड हमेशा डेरिवेटिव होती है, धन की डिमांड वैसे क्यों करेगा कोई, कभी सोचा आपने कि मेरे को पैसा दे दो, पैसा दे दो, क्या मतलब है इसका? इफ मनी कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर मनी?
You accumulate money, you ask for the money, why? Because it purchases items, मतलब वो सामान खरीद पाती है, तभी तो आप पैसे के पीछे भूत की तरह भागते हो। मैं तो इकोनॉमिक्स को कॉमन सेंस का विषय बोलता हूँ। इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस। वो तो आप लोगों ने बना रखा है इसको कि बहुत हाई फाई है, फलाना है। कई बार मेरे लिए कह देते हैं लोग कि सर बहुत हाई पढ़ाते हैं। क्या हाई? आप इतनी देर से देख रहे हो, क्या हाई है इसमें? यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो पटवारी की परीक्षा देनी पड़ेगी फिर। यही होगा जो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, भाई कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये तो अभी इंट्रो चल रहा है, मतलब ऐसा कौन सा हम पढ़ ही रहे हैं। एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। मैंने आपको वेलफेयर जैसी छोटी बात बताई अभी क्लास के अंदर। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस पॉइंट पे भी मैं सोचने के लिए विवश हो सकता हूँ। आप सोचिए तो सही और करिए तो सही। आप कहीं मात नहीं खाओगे। इकोनॉमिक्स तो आपका शानदार होना ही है, लेकिन आप ये दूसरों में भी निकल जाओगे। जब आपको आइडिया ऑफ स्टडी मिल जाता है ना, तो वो आइडिया ऑफ स्टडी इज नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, it is same for every subject. Only ecology changes. Like you land upon economics one time, you land upon political science on another time. एक इस धरती पे हो, दूसरी धरती पे हो, अप्रोच तो सेम ही होता है ना विषयों को पढ़ने का। क्या है अल्टीमेटली, जब आपको बहुत ज्ञान हो जाता है, वो सारे विषय एक ही लगने लगते हैं, वो कन्वर्ज कर जाते हैं। जब हम ज्ञान के निम्न स्तर पे होते हैं तब वो ये अलग दिखता है, और नहीं तो वो धीरे धीरे घूम के ऐसा लगता है कि सारे तो यार एक ही जैसे हैं। तो पॉइंट क्या है कि धन जो होता है ये क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है। यही मतलब है ना। अच्छा, आप आप कोई भी डिमांड करो तो वो चीज मिल जाएगी, ये गारंटी है क्या? जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपकी ट्रेन जंगल में रुक गई, तो आप परेशान हो, मतलब खाना नहीं है, पेंट्री नहीं है गाड़ी के अंदर, कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। आप एक बैग लेके जा रहे हो जिसमें 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपके पास एक कार्ड भी है जिसमें 1 करोड़ पड़े हुए हैं। कैन यू ब्रिंग वाटर? कैन यू ब्रिंग फूड इन द जंगल? नो मैटर हाउ मच मनी यू आर होल्डिंग, कितना पैसा आपके पास है, यू कैन नॉट, मतलब डिमांड करने और परचेजिंग पावर होने के बावजूद। जो मार्केट होता है वो क्या करता है, डिमांड के साथ, डिमांड में परचेजिंग पावर को इंक्लूड करता है कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, खाली बोलने से नहीं होता है। आपको जरूरत भी है, नीड है, और परचेजिंग पावर। इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग गुड्स। व्हाई? बिकॉज सप्लाई नहीं हो पा रही है। अभी आज के अखबार में आया कि नहीं, इस बार जुलाई में तो ठीक ही रहेगा। बाकी मानसून अगर खराब, जो एल नीनो वगैरह जो भी है, तो क्या आप प्रोडक्शन ला सकते हो डिमांड से? लिक्विडिटी पकड़ा दूं मैं आपको, तो क्या आप प्रोडक्शन ले आओगे खेती का? मानसून से आएगा ना। तो व्हाट इज द सेंस इफ यू इंक्रीज रेपो रेट? धन को महंगा करने से ये कंट्रोल नहीं होगा। ऑयल महंगा हुआ है ना भाई। अब क्या हुआ, जब ये बोला कि फिर से लड़ने चालू हो गए, तो ये सेंसेक्स जो था, मैं कल की घटना बता रहा हूं आपको, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे होकर यूं जा रहा है, ईरान वगैरह के ऐसे नीचे। लेकिन कल क्या हुआ कि ये ऐसे गया, सॉरी माफ करिएगा, ये जो है ऐसे गया, यूं ऐसे डिप मारा। 1600 पॉइंट यहां से गिन, मतलब बता रहा हूं। फिर आज का तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मॉर्निंग में ये 263 पॉइंट अप, और यहां से 263 पॉइंट। अब हमें, मेरे को जो फील हो रहा है, अब क्या होगा कि ये जब भी कोई बहुत गिरता है ना, तो उसका अगला फेज थोड़ा उठने का होता है। वाई? बिकॉज कुछ इन्वेस्टर होते हैं, वो कहते हैं यार बहुत सस्ता हो गया, तो वो यहाँ पे एंट्री मारते हैं, जिससे वो थोड़ा अप होता है। लेकिन ओवरऑल आउटलुक सही नहीं होने पे क्या होगा कि जिन्होंने अब तक नहीं बेचा वो यहाँ पे सेल मार सकते हैं, ये फिर नीचे चला जाएगा।
राइट। तो ट्रेंड मैं क्या समझा रहा था आपको, आप भूल गए होंगे कि टॉपिक क्या चल रहा है, भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला, लेकिन कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किसके तहत चल रहा है। राइट। सो आपको क्या ध्यान रखना है, ये निवेदन चल रहे हैं मेरी तरफ से आपके लिए। अंग्रेजी अनुवाद देखें, प्रश्न अटेम्प्ट करते समय कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, फैक्ट्स को, फैक्ट के भी कैटेगरी बताएं। अब आ जाओ 4th नंबर पे, 3 लिखे आपने। चौथा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जो बिना उसके घुमाने वाली जो बात है, स्पष्टता रखनी है। 5वां पॉइंट लिखो, इंटर कनेक्टिविटी, अंतर संबंध जो होते हैं। अंतर संबंध को समझना मतलब इंटरकनेक्टिविटी एक्सप्लोर करनी। ये इंटरकनेक्टिविटी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, तो जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन से जुड़ता है। कनेक्ट होता है इससे, मैं आगे थ्योरी बताऊंगा आपको। और इसका नॉर्मल जो कनेक्शन हो क्या है, जीडीपी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, जीडीपी भी एक बीमारी है, मतलब ऐसे देखो आप, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप आईएएस बन जाओगे, एक पहलू है, लेकिन परिवार से दूर हो जाओगे, वो दूसरा पहलू भी तो है। टाइम नहीं मिलेगा, समाज से कटते चले जाओगे, कहीं ना कहीं आप दबाव में रहोगे, पॉलिटिशियंस ये वो, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, तो सोशल लाइफ खत्म होने लग जाएगी। मतलब एक पक्ष है ना ये भी। और जो इसका धवल पक्ष है, मतलब जो उजला पक्ष है, वो क्या है कि मेरे को वो मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पावर मिलेगा, जॉब डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, मेरे को अलग अलग पोस्टें मिलेगी। एक तो आप एक ही काम करते बोर हो जाते हो, जैसे हम 20 साल से यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। मेरा तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नवाचार करता रहता हूँ, मतलब नई बातें पकड़ लेता हूँ, खुद भी पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे आनंद आता है। लेकिन मान लो कोई आदमी हिस्ट्री पढ़ा रहा है, अब वो बरसों से वही चीज पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जाके तो देखो काम में है ना, काम में भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। एक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना होगा आपने, अच्छे वो बॉडी बिल्डर। उन्होंने कहा कि अमेरिका के 80% लोग नाखुश रहते हैं, वो उस जॉब में जो वो पसंद ही नहीं करते। उनको वो जॉब अच्छा नहीं लगता है, पैसा आ रहा है बस, लेकिन उनको मजा नहीं आता उसमें। ये होता ही है कई बार। अब आपको तो एसडीएम बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जो एसडीएम बना हुआ उससे पूछो ना जाके आप। अभी यहाँ पे, अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन नोएडा एरिया के एक थे, मतलब स्टूडेंट ही रहे, वो आंदोलन हुआ ना लेबर का, उधर से, उधर एक आंदोलन हुआ था लेबर, ये महंगाई जो बढ़ी, फिर हमारा वो बढ़ा हो, फिर उनकी वहां से ट्रांसफर हो गई। वो मेरे को अभी मिले थे कहीं बीच में, तो कह रहे थे कि सर क्या ही बताएं, मतलब जो स्टेट से सेलेक्ट होके जाता है और एक आईपीएस बनता है डायरेक्ट, और इनमें बहुत फर्क होता है। और मतलब उतना सम्मान नहीं मिल पाता, और इस तरह की बातें।
तो मतलब अब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ना कि यार इन आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ना कि यार इन AK-47 लेके भी मतलब बड़ी राइफल लेके कोई खड़ा है गार्ड के रूप में, अच्छा दिख रहा है आपको, लेकिन वो खुश नहीं फील कर रहे हैं ना अपने अंदर। मैं तो कॉलेज प्रोफेसर की जॉब सबसे बढ़िया मानता हूँ। माई मतलब मैं यहाँ भी रहा DU में, किरोड़ीमल कॉलेज का नाम सुना होगा आपने, उसमें पढ़ाया है मैंने। आज मैं सोचता हूँ कि यार मैं इधर क्यों आ गया, मेरे को उधर ही चले जाना था। क्यों? क्योंकि मेरी रिसर्च वाली नेचर है और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वाली एरिया बिल्कुल अलग है, यहाँ आप अलग ढंग से पढ़ाते हो, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो कभी कभी लगता है कि वो हैप्पीनेस नहीं आ रही है जो हमें चाहिए। तो, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आप काम कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें खुश हो। तो जीडीपी का एक नेगेटिव पक्ष क्या है? इन्फ्लेशन आती, क्यों आती है वो हम आपको बताएंगे आगे चल के, अभी नहीं। अच्छा, जब अब आपको कनेक्टिविटी कैसे लानी है कि जीडीपी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। जब जीडीपी बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये एक ही बात है, ऐसे समझो आप। इसका मतलब ये भी इन्फ्लेशन लाएगा, बिकॉज जब आपने जीडीपी बढ़ाई तो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। तो यू कैन ऑल्सो मेक अ कनेक्शन वाया मीडिया जीडीपी। जीडीपी को हटा के आप एक कनेक्शन बना सकते हो कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए तो क्या आएगा? इन्फ्लेशन। भैया पढ़ना तो पड़ेगा। पर है कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जीडीपी बढ़ने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम होना। अगर जीडीपी, या यूं कह दो कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? जीडीपी। तो जीडीपी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगी, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो भी क्या आएगी? इन्फ्लेशन। अब इसी पे वो आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव कभी। तो सही मतलब कनेक्टिविटी बता रहा हूँ आप, कनेक्ट कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? मतलब साफ हुआ ना ये बिंदु आपको? तो इस तरह से आप 6 पे आइए, प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान करने की क्षमता। मतलब पूर्वानुमान किसका लगाना है? आने वाले प्रश्नों का। प्रिडिक्टेबिलिटी। अब ये पूर्वानुमान कैसे लगेगा आपको कि क्या आएगा? मतलब तो आप एक तो करंट को साथ में देखना पड़ेगा, इससे सवाल की लिंक बनेगी, कॉन्सेप्ट पे भी आ सकता है इससे जुड़ा हुआ, और जो करंट चर्चा में वो भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, करंट से पता लगेगा, फिर सिलेबस से पता लगेगा कि भाई क्या है, और सिलेबस में क्या आ गया और क्या नहीं आया है, और फिर आपको अनसोल्ड पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे फिर आगे का उसी पैटर्न पे क्या आ सकता है। इतने आयाम हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। तो डोंट गेट वरीड, लाइक बस धीरे 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 करके मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज तो इतना ही, आगे भी अभी कोई क्लास होगी यहाँ पे, और फिर कल मिलते हैं, फिर हम चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, नेशनल इनकम वाले में। ठीक है, फिर उसमें जैसे जैसे चीज़ें साथ में आती जाएगी, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।